नमस्कार। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी का पार्ट 58 है ये। इससे पहले 57 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप पीजीटी कॉमर्स की या टीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये पूरी सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, सभी को कवर करते हुए इसका सिलेबस बनाया जा रहा है। आप अगर पीजीटी कॉमर्स की प्रेपरेशन करना चाहते हैं और कोई ऑनलाइन कोर्स देखते हैं तो उसमें ये कोर्स सबसे सटीक होगा, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अपडेटेड है। आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है, केवल आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और इसके बाकी सारे पार्ट्स को एक तरफ से देखेंगे तो आपके लिए पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे, पूरी प्रेपरेशन भी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी प्रैक्टिस सीरीज देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण या संदेशवाहन क्या है। वैसे कंटेंट जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से इस कोर्स के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करता रहूंगा। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश में यूज होती है, केवल वो इंग्लिश में रहेगी। कम्युनिकेशन यानी कि संदेशवाहन या संप्रेषण कैसे कहते किसको है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आइडियाज का एक्सचेंज होना लोगों के बीच में, एक से दूसरे व्यक्ति तक जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सोर्स यानी कि जहां से कम्युनिकेशन पैदा होता है, एनकोडिंग उसका एनकोड करना यानी कि जब हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमको उसको कोड में बदलना होता है। एनकोडिंग इस चीज को कहते हैं, जैसे मान लो मैं हिंदी भाषा जानता हूं और मैं जिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं वो इंग्लिश भाषा जानता है, तो मेरे पास जो मैसेज है मुझे वो हिंदी भाषा में मैं सोचूंगा, लेकिन इंग्लिश भाषा में मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा। जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसका मतलब एनकोडिंग होता है। जरूरी नहीं है लिख करके दी जाए, कई दफे हम चित्रों के माध्यम से बनाते हैं, तो जब चित्रों के माध्यम में अपनी बात को हम कहते हैं तो वो भी एनकोडिंग होता है। इसके बाद चैनल यानी कि जिस माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। रिसीवर जो व्यक्ति रिसीव करेगा हमारी बात को। डिकोडिंग जब वो रिसीव करेगा तो वो अपने हिसाब से उसको डिकोड करेगा, यानी कि हमारी बात के हमारा जो मैसेज है उसका अर्थ निकालेगा। उसके बाद फीडबैक मतलब उसने क्या समझा हमारे मैसेज से, इस बात का वो हमें फीडबैक देगा, हमें बताएगा कि उसके समझ कितना आया है। वो कई तरीके हैं बताने से, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट बताएगा। स्टेजेज ऑफ कम्युनिकेशन में इसको स्टेजेज या स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपके साथ, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। हालांकि ये जो कम्युनिकेशन है हमारा, ये दो तरफा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये वन साइडेड है। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा हूं, ये वन साइडेड कम्युनिकेशन है। हालांकि फीडबैक के लिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी बातें पहुंचा सकते हो, उस टाइम पे हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी बात भी मेरे तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं जब ये कम्युनिकेशन तैयार होता है, आपसे कोई लिख के बता रहा हो, बोल के बता रहा हो, इशारा करके बता रहा हो, वो सब कम्युनिकेशन में आता है। कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है किसी मैसेज से। मैसेज का मतलब किसी आइडिया से होता है, किसी भाव से होता है जो हमारे मन में आता है और जब हम उस भाव को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। एनकोडिंग होता है कि जैसे मेरे पास ये मैसेज था तो मैंने मैसेज को क्या किया, मैंने लिखना शुरू किया। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एनकोडिंग है। जरूरी नहीं है कि हिंदी में लिखा जाए, इंग्लिश में लिखा जाए, इवन कई दफे हम बोलकर भी अपनी बात को पहुंचाते हैं। तब भी हम जो बात बताना चाहते हैं उसके लिए हम शब्द ढूंढते हैं, हम इशारा ढूंढते हैं, कौन सा इशारा करूं। जैसे विनिंग का इशारा जब कोई करता है तो वो ढूंढता है अपने मन में कि मैं क्या इशारा करूं कि उसको पता चल जाए कि मैं जीतने का इशारा कर रहा हूं। ये क्या होता है, जब हम ऐसे अपने मन में सोच करके तैयार करते हैं जो स्क्रिप्ट, उसको एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग के माध्यम से हमारा मैसेज हमारी तरफ से तो तैयार हो गया। अब हम देखते हैं चैनल चूज करेंगे किस तरीके से भेजें। अगर हमारे पास जो श्रोता है वो हमारे जस्ट सामने है तब हम उसको बोल के भी बता देंगे, लेकिन अगर वो हमसे दूर बैठा है तो हमें माध्यम ढूंढना पड़ेगा कि टेलीफोन के माध्यम से बताएं या लेटर भेज करके बताएं। इसी को चैनल या मीडियम कहा जाता है, माध्यम, जिस माध्यम से हम अपने मैसेज को भेजेंगे।
जब हम मैसेज को चैनल सेलेक्ट कर लेंगे तो हम ट्रांसमिट करेंगे, यानी कि ट्रांसमिट मतलब भेजना, सेंड करना। चैनल एक दफा हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इस चैनल से भेजना है, हमें ईमेल से भेजना है, हमें एसएमएस करना है, जो भी चैनल हमने सोचा अब हम ट्रांसमिट करेंगे कि भाई मैसेज लिख दिया, अब उसको सेंड करेंगे तो ट्रांसमिट कर दिया, हमने भेज दिया। ट्रांसमिट करने के पास वो रिसीवर के पास जाएगा, यहाँ पे हम रिसीवर भी लिख सकते हैं इसको, वो रिसीवर के पास जाएगा और जो रिसीवर है वो उसको रिसीव करेगा। जब वो रिसीव करेगा तो वो उसको समझने की कोशिश करेगा, जब वो उसको समझने की कोशिश करेगा तो वो डिकोड कर रहा होता है उसको, इसमें ट्रांसलेशन भी कहते हैं कि भाई उसको ट्रांसलेट कर रहा है, यानी कि वो डिकोड कर रहा है, मतलब वो जो हमने मैसेज भेजा था उसका अपना अर्थ निकाल रहा है। उसके बाद वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, और जब उसके मैसेज समझ आएगा, जैसे भी आएगा, तो वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा और हमको फीडबैक मिल जाएगी। फीडबैक का मतलब होता है कि हमने जिस तक मैसेज पहुंचाया अब उसके बारे में हमें ये पता चले कि उसके वो कितना समझ आया। ये फीडबैक हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीकों से भी मिलती है, या तो वो बोल के बता दे तो डायरेक्ट फीडबैक आ गया कि भाई मेरे ये समझ आया है, बोल के नहीं बताया तो हम कई दफा उसके जो कार्यकलाप उनके माध्यम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बिहेवियर में कैसा चेंज आया, तो हमें पता चल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा उसको मैसेज कितना समझ में आया। कम्युनिकेशन तभी सफल माना जाता है कि जब जिस भाव से हमने कोई मैसेज भेजा है सेंडर के पास, रिसीवर के पास सेंडर ने भेजा है, उसी भाव से वो समझ भी गया और उस हिसाब से फीडबैक मिल गया है। अब है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के टाइप्स में उसके यूसेज के और उसके नेचर के हिसाब से अलग अलग टाइप हो सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे स्टडी के पर्पज से जो महत्वपूर्ण है उसको रखा है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम औपचारिक संदेशवहन या औपचारिक संप्रेषण भी कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो करता है ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से, यानी कि जो अधिकृत माध्यम होते हैं उनके माध्यम से ये फ्लो करता है, पहुंचता है ये मैसेज। इसमें सुपीरियर से सबॉर्डिनेट, यानी कि अधिकारी से अधीनस्थ, या सबॉर्डिनेट और सुपीरियर, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर, या सेम कैडर के एम्प्लॉइज आपस में मैसेज को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। ये जो कम्युनिकेशन का टाइप है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। हालांकि जनरली ये रिटन में रहता है और फाइल्स वगैरह में इसका रिकॉर्ड भी मौजूद रहता है। इसके उदाहरण होते हैं कोई ऑर्डर, कोई मेमो, कोई अपील, कोई नोट्स, नोटिस, यहाँ पे इसको नोटिस समझें, कोई नोटिस, सर्कुलर, एजेंडा, मिनट्स एटसेट्रा। अब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है दो तरीके का हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा जब कम्युनिकेशन इस तरीके से हो, या तो ऊपर से नीचे की तरफ अधिकारी से अधीनस्थ तक, और या नीचे से यानी कि अधीनस्थ से ऊपर की तरफ जाता है, तो हम इसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल जो कम्युनिकेशन है ये अपवार्ड भी हो सकता है और डाउनवार्ड भी हो सकता है। अपवार्ड कम्युनिकेशन होता है जब कम्युनिकेशन का फ्लो, यानी कि जो हम बातचीत अपनी संप्रेषण है उसका जो फ्लो है, प्रवाह है, वो सबॉर्डिनेट से सुपीरियर तक हो, यानी कि जो अधीनस्थ है उससे अधिकारी की तरफ जब बात पहुंचती है, जैसे अपनी शिकायत भेजना, सुझाव देना, ये सब जो जाते हैं तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। डाउनवार्ड कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ फ्लो करता है, यानी कि अधिकारी से अधीनस्थ की तरफ नीचे की तरफ आता है, जैसे आदेशों का आना, निर्देशों का आना। अब है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को लिटरल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, और ये जो सेम पोजीशन की जॉब्स होती है उनके बीच में होता है। जैसे परचेज मैनेजर, जब परचेज मैनेजर बात करे प्रोडक्शन मैनेजर से, तो दोनों सेम लेवल के अधिकारी हैं, जब आपस में बात करते हैं तो इसको हम लिटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है उसका टाइप फॉर्मल कम्युनिकेशन में किस किस प्रकार का हो सकता है। तो इसमें सिंगल चेन कम्युनिकेशन, सिंगल चेन कम्युनिकेशन होता है जब सीधा अधिकारी से अधीनस्थ, अधिकारी से अधीनस्थ, फिर उसके अधीनस्थ, यानी कि जब एक रेखा में चलता है, एक लाइन में चलता है कम्युनिकेशन, तो वो सिंगल चेन कम्युनिकेशन कहलाता है। व्हील टाइप का कम्युनिकेशन, व्हील नेटवर्क जो होता है कम्युनिकेशन, इसमें जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं वो सुपीरियर के माध्यम से ही आपस में आदान प्रदान करते हैं अपनी सूचनाओं का। जैसे ये अधिकारी है तो ये अधीनस्थ अपनी बात इस तक पहुंचाएगा, और अगर इसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इससे कहेगा और ये इससे जानकारी लेगा, इससे लेकर के फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि इसके माध्यम से ही सभी लोग आपस में अपना कम्युनिकेशन रखते हैं।
नेक्स्ट है सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर नेटवर्क में, अब यहाँ इस पे इन भुजाओं पे ना जाएं, कहीं इसको अलग आकृति मान ले। सर्कुलर कम्युनिकेशन का मतलब केवल इतना है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है, एक एम्प्लॉय जो होता है, वो अपने एडजॉइनिंग 2 पर्सन से बात करता है। ये इससे बात करता है, इससे कम्युनिकेट करता है, ऐसे ही ये इससे कम्युनिकेट करता है या इससे कम्युनिकेट करता है, ये इससे करता है या इससे करता है, ये इससे करता है या इससे करता है, और इस तरीके से इनका आपस में एक सर्किल जैसा बन जाता है इस टाइप से। ये सर्कुलर कम्युनिकेशन हुआ। इसके बाद है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो में कोई भी पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी पर्सन के साथ फ्रीली। जैसे ये अगर अपना मैसेज इससे रखना चाहता है तो इससे बात कर सकता है, इससे करता है तो इससे कर सकता है, इससे करना चाहता है इससे कर सकता है, इससे करना चाहता है इससे कर सकता है। ऐसे ही हर एम्प्लॉई पूरी तरह से उसको फ्री छूट होती है, वो किसी के भी साथ बातचीत कर सकता है फ्री फ्लो के केस में। नेक्स्ट है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी टाइप का जो नेटवर्क रहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, वो इस टाइप से होता है कि जैसे ये एक ऑफिसर है, ये इसके अंडर काम करता है, ये भी ऑफिसर है, और इसके अंडर ये दोनों काम करते हैं। अब आमतौर पे ये ऑफिसर इसको आदेश देगा और ये ऑफिसर इन दोनों को, अपने जो नीचे इसके नीचे काम कर रहे हैं, इन दोनों को आदेश देगा। लेकिन ये इससे तो बातचीत कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक फैसिलिटी रहती है कि ये आवश्यकता पड़ने पर इससे ऊपर वाले के साथ भी टच रहते हैं, और इससे ऊपर वाला जो है वो भी आवश्यकता पड़ने पर डायरेक्ट इनसे भी टच रहता है। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है वो इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें जो अधीनस्थ होते हैं वो अपने ऊपर के अधिकारी और उससे ऊपर के अधिकारी के साथ भी टच में रहते हैं। हालांकि जो रूटीन प्रैक्टिस होती है वो इन्हीं के साथ होती है, लेकिन विशेष जो केस होते हैं उनमें ये इनसे सीधे भी मिलते हैं। अब बारी आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? अनौपचारिक संदेशवाहन। अनौपचारिक संदेशवाहन होता है कि जब औपचारिकता ना रहे उसमें, मतलब जब वो सिस्टमैटिक ना हो। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है इसके अपने फायदे भी हैं और इसके अपने नुकसान भी हैं। जब फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन का गुजरना जरूरी ना हो तो वो इनफॉर्मल कहलाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेप वाइन की तरह, जैसे अंगूर की लता जो होती है उसकी तरह स्प्रेड करता है और चारों दिशाओं में फैलता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तेजी से फैलता है और प्राय या डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि इसमें जो बात हमने कही वो बदल जाती है, क्योंकि मैंने उससे कहा, उसने उससे कहा, तब तक वो स्वरूप बदलती है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी इंफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत अपनी तरफ से एक्स्ट्रा उसका एनालिसिस करके या तो उसमें कुछ जोड़ देता है या कोई इंफॉर्मेशन का पार्ट हटा देता है, और इस तरीके से जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो कई दफे आगे जाते जाते वो एकदम बदली हुई लगने लगती है। और ये मुश्किल हो जाता है कि जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या था, क्योंकि इसमें ये भी पता नहीं चलता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट हुई थी। ये कई दफे रूमर्स का कारण भी करता है, अफवाहें भी इसकी वजह से फैल जाती हैं। अब इसका जो नेटवर्क होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ग्रेप वाइन नेटवर्क का, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का कहो या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क टाइप होते हैं वो हो सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है कि हर एक पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है एक सीक्वेंस में ही। जैसे इसको कम्युनिकेशन करना है तो इसके साथ ही ये कर सकता है। मान लो ये टॉप पोजीशन पे है तो इसमें हालांकि टॉप का और लो का कोई रहता नहीं है, ये इससे बात कर सकता है, इसके बाद बात इसकी बंद हो जाएगी, या इससे कर सकता है, ये इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, और लास्ट यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कम्युनिकेशन का हमारा। सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन कहलाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जो एडजॉइनिंग पर्सन होते हैं उन्हीं से बात कर पाता है। लेकिन खास बात यह है कि एक सीक्वेंस में ही बात कर पाता है, यानी कि अधिकारी अपने उसको बोलता है। हालांकि इसमें याद रखें ग्रेप वाइन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई रूल नहीं होता है, तो इससे ये कंफ्यूज नहीं करें कि ऐसा ही करना पड़ेगा। मैंने भी एक दो दफे बोल दिया कर पाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है। कोई इनफॉर्मल जो बात है, इसने उसको बोल दी, ठीक है, उसने उसको बोल दी, तो ऐसा हो सकता है उसने उसको बोल दी और उसके बाद वो आगे गई नहीं, बात वहीं पे दब गई। नेक्स्ट है गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क जो होता है उसमें हर एक पर्सन नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे दूसरे पर्सन से बातें कर सकता है। जैसे मान लो इसने बात करनी है तो कभी इससे बात कर लेगा, कभी उससे बात कर लेगा। जो गॉसिप टाइप की बातचीत होती है उनमें तय नहीं होता है कि वो किस व्यक्ति से बात करेगा, कभी इससे कर लेगा बात, कभी इससे कर लेगा।
नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। अगर प्रोबेबिलिटी नेटवर्क बनता है तो उसकी ये सिचुएशन हो सकती है, जैसे इसको कोई इंफॉर्मेशन मिली, इसने देखा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, कोई मिला, उससे बात कर ली, इसने उससे बात कर ली और इसने उससे बात कर ली, लेकिन इससे बात नहीं की। इससे बात कर ली मतलब किसी से कर लेगा, किसी को छोड़ देगा, प्रोबेबिलिटी से नेटवर्क कहलाता है। रैंडमली कुछ लोगों से बात कर लेता है, कुछ से नहीं करता है। नेक्स्ट है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है, दरअसल एम्प्लॉइज के कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं संस्था में और एक व्यक्ति कम्युनिकेट करता है उसी व्यक्ति से जिस पे उसको ट्रस्ट होता है। जैसे इसने ग्रुप बना लिया, ये इससे बात कर लेता है, इससे कर लेता है, इससे कर लेता है, लेकिन इसको नहीं करता, इसको नहीं करता, तय रखता है, इसको नहीं करता, यानी कि अपने ग्रुप्स बन जाते हैं क्लस्टर। ऐसे ही अलग क्लस्टर भी संस्था में बन सकते हैं, ये इससे बात करता है। अब बात आती है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन या बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रभावी होने के लिए ये जरूरी है कि वो सही तरीके से पहुंचे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। जब हमारी बात हम जिस तक पहुंचाना चाहते हैं उस स्वरूप में ना पहुंचे, वो डिस्टॉर्ट हो जाए, तो हम इसको बैरियर भी कहते हैं। बैरियर के अलावा इसको नॉइस भी कहा जाता है। नॉइस यानी कि कम्युनिकेशन में व्यवधान उत्पन्न करना, नॉइस इन कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है, शोर। ये जो बैरियर्स हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कॉमन टाइप के जो बैरियर्स है उसमें आते हैं सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर्स को हिंदी में कहा जाता है भाषा संबंधी बाधाएं। अब ये सीमेंटिक बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें बैडली एक्सप्रेस मैसेज, यानी कि मैसेज को अगर हम गलत तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो कई दफा उसका जो मीनिंग है वो वैसा नहीं रहेगा जैसा हम देना चाहते थे, उसका अर्थ बदल जाएगा, यानी कि सुनने वाले को वो अलग टाइप से बात लगेगी। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, कभी कभी सिंबल ऐसा करते हैं जिसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो अगर हम सिंबल से जानकारी देना चाहते हैं और मान लो सिंबल के मीनिंग अलग अलग है तो कोई व्यक्ति उसका अलग मीनिंग निकाल सकता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कभी कभी क्या होता है ट्रांसलेशन फॉल्टी होती है, जैसे हमने तो मैसेज सही तरीके से कन्वे किया अपनी तरफ से, लेकिन जिस पर्सन को हमने मैसेज दिया उसने उसको ट्रांसलेट गलत तरीके से कर लिया। इसके अलावा अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस होती हैं कि कई दफे हमने जब मैसेज पहुंचाया तो मैसेज सुनने वाले ने अज्यूम कर लिया और क्लियर नहीं किया, हमारी बात को पूरे से सुना नहीं, तो इस कारण से भी मैसेज में बाधा उत्पन्न होती है। एक्सेस यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड, कभी कभी हम जब अपनी बात रखते हैं तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स, इसको तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसको टेक्निकल जार्गन कहा जाता है। जब उनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रिसीवर को समझ नहीं आएगा। कभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर मान लो पूरे जो मेडिसिनल लैंग्वेज होती है उसमें ही सारी चीजों को अपने को बताएगा आपको, तो आपको कई दफे पता ही नहीं चलेगा कि क्या बता रहे हैं, कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी कभी कभी बाधा बन जाती है, जैसे कि कोई पर्सन अपना मैसेज जो कह रहा है लेकिन मैसेज कहते समय उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ अलग तरीके से जेस्चर्स दे रहा है, बॉडी लैंग्वेज जो है कुछ और कह रही है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग बॉडी लैंग्वेज के साथ परखते हैं कि भाई ये बात कह रहा है पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, कॉन्फिडेंट होके कर रहा है, तब तो हमें लगेगा कि सही बोल रहा है, लेकिन कई दफा उसका मैसेज हम गलत अर्थ निकाल लेंगे अगर उसका बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जेस्चर डिकोडिंग, जेस्चर डिकोडिंग होता है। जेस्चर क्या होते हैं, हाव भाव। जब कोई बात कहता है तो उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो भी कई दफा उसकी बात को जिस तरीके से वो बता रहा है, मान लो उसके हाव भाव साथ नहीं दे रहे हैं तो भी उस मैसेज का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है कि साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, समय और परिस्थिति पे डिपेंड करता है। प्री मैच्योर एवेल्यूशन, कभी कभी क्या होता है कि जब मैसेज का प्री मैच्योर एवेल्यूशन करते हैं, यानी कि हमने पूरी बात सुनी नहीं और पहले से हमने उसको एवेल्युएट कर दिया, तो उसका गलत मीनिंग निकल सकता है। लैक ऑफ अटेंशन, कई दफा अटेंशन नहीं होती, यानी कि सुनने वाला जो है वो बात को पूरी अटेंशन के साथ सुनता नहीं है। इसके अलावा पुअर रिटेंशन, पुअर रिटेंशन होता है, देखिए रिटेंशन क्या होती है, रिटेंशन होता है कई दफा आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को आपने कुछ बोला और उसको हूबहू वैसा का वैसा वो याद है। कुछ लोगों की रिटेंशन पावर बहुत तगड़ी होती है, मजबूत होती है, वो एक दफे सुन लेते हैं तो कभी भूलते नहीं है, इसका मतलब उनकी रिटेंशन पावर मजबूत है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जब बात सुनते हैं तो अचानक, जैसे अभी कोई बात मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, आप सुन रहे हैं, कुछ बातें आपको पता चलती जा रही हैं, अभी आपको पता चल रही हैं, लेकिन 5 मिनट बाद आपको मान लो वो पिछला वाला जो कंटेंट है वो सारा भूल जाए,
साफ हो जाए, इसका मतलब पुअर रिटेंशन है। तो पुअर रिटेंशन भी बाधक होती है इसमें कम्युनिकेशन के केस में। नेक्स्ट डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट अविश्वास। अब डिस्ट्रस्ट ऐसी चीज है कि ये भी बहुत बड़ी बाधा है। हम मान लो खूब सही बोल रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, लेकिन अगर विश्वास नहीं है सुनने वाले को, बोलने वाले पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेशन का सफल होना। क्योंकि तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम्युनिकेटर होता है उसको विश्वास जीतना पड़ता है। अगर एक दफे उसको विश्वास बन गया तो उसकी बात को सब लोग अच्छे से विश्वास करेंगे, तो सुनेंगे और समझेंगे भी। लेकिन अगर विश्वास नहीं होगा तो वहां पे बाधा आएगी बात को समझने में और सुनने में। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर। इसके अलावा पर्सनल बैरियर्स भी कुछ होते हैं। पर्सनल बैरियर यानी कि व्यक्तिगत बाधाएं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, फियर मतलब या तो जो अधिकारी है उसकी तरफ से हो सकते हैं या अधीनस्थ की तरफ से हो सकते हैं। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कभी कभी जो अधिकारी होता है उसको ये लगता है कि मैं इसको सब बात अगर बताऊंगा, इसको सब चीजें को मैसेज दूंगा, तो हो सकता है ये मेरी अथॉरिटी को ही कभी चैलेंज कर दे, तो मैं अपनी बातों को छुपा के रखूंगा, हर मैसेज को उसको नहीं दूंगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई दफा कॉन्फिडेंस की कमी होती है, यानी कि अधिकारी में या तो कॉन्फिडेंस कम होता है कि मैं कहूंगा मेरी बात को माने या नहीं माने। कई दफा अधीनस्थ अपनी बात को पहुंचाते समय अगर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो अपनी बात को नहीं पहुंचाते अपने ऑफिसर्स के पास। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई दफा अनिच्छा, कम्युनिकेट करने का विलिंगनेस नहीं होता है कि भाई चलो क्या कहना, ना कहते हैं। तो इस टाइप का जब एटीट्यूड हो जाता है तब भी दिक्कत होती है। और लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। प्रॉपर इंसेंटिव का ना होना भी एक बाधा होता है। प्रॉपर इंसेंटिव का ना होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कभी अधीनस्थ ने कोई इंफॉर्मेशन दी ऑफिसर को, और ऑफिसर ने उसकी बात को ऐसा मन से सुना, तो उसमें क्या है, इंसेंटिव कोई रहा नहीं उसके लिए। यहाँ पे इंसेंटिव का मतलब केवल मॉनेटरी नहीं है, मॉनेटरी भी हो सकता है, लेकिन नॉन मॉनेटरी टाइप का ज्यादा होता है कम्युनिकेशन के केस में, कि हम उसकी बात को सुने तो उसको, हाँ भाई आपने बहुत अच्छा बताया, चलो सही है, आपने समय पे बता दिया, मुझे जानकारी मिल गई आपकी। तो इस तरह से जब हम उसको इंसेंटिवाइज करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दोबारा भी बाद में आने के चांसेज होंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बैरियर भी कहा जा सकता है। संस्था के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अगर बाधक है कम्युनिकेशन में तो दिक्कत हो सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशन अगर स्ट्रिक्ट है तो दिक्कत हो सकती है। स्टेटस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन का जो स्टेटस होता है वो भी एक तरह से बाधा बनता है कम्युनिकेशन में। जिनका जो स्टेटस है काफी हाई रहता है, कई दफा वो बाकी जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ अपना बातचीत नहीं करना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कभी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का, मुश्किल टाइप का होता है, तो उसमें भी बातें नहीं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ठीक तरीके से। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। अगर कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज की कमी है तब भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। अब ये जो बाधाएं हैं कम्युनिकेशन की, इनको कैसे दूर किया जाए, इन पे कैसे काबू पाया जाए। तो क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने से पहले आइडियाज को क्लियर कीजिए, अपने आइडियाज को क्लियर करिए। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये एग्जाम के मकसद से ही नहीं, आम हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई दफा हमको लगता है, मतलब कभी कभी लगेगा कि भाई हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है, तो हमको थोड़ा सा ब्रेक लेके सोचना चाहिए कि हमारी बात को क्यों अनसुना किया जा रहा है, क्यों नहीं सुना जा रहा है। और मैं ये हमेशा मतलब सोचता हूँ कि अगर इन पे ध्यान दें, मैं अपनी क्लास में बताता हूँ बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ, कि अगर इन चीजों को हम अपनी आम लाइफ में भी अपनाएं तो वास्तव में हमारी जो बात है वो प्रभावी लगेगी। बहुत सारे लीडर्स के बारे में हम सुनते हैं कि वो बहुत प्रभावी लीडर है, प्रभावी वक्ता है, तो जनरली उनकी जो हैबिट्स हैं, उन्हीं से जो थिंकर्स हैं उन्होंने उनकी हैबिट्स से ही पहचान किया है, और वही ये पहचान है जो हमें बताती है किस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमारी बात ज्यादा प्रभावी रहेगी, कम्युनिकेशन ज्यादा प्रभावी रहेगा हमारा। तो जब भी हम कम्युनिकेट करें, जो आइडिया है जिसको हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको क्लियर करें, क्लैरिफाई करें। पहले कम्युनिकेट करने से पहले अपने मन में क्लैरिफाई करें कि मैं जो कह रहा हूं वो मेरे को क्लियर है कि नहीं है। दूसरी बात, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द, मतलब अगर आपसे जरा सी भी इसमें चूक हो गई, अब ये एक ही चीज है खाली और भी आ रही है, तो आइडिया को आप पहले अपने मन में क्लियर कर लेंगे अच्छे से, तो जब आप दूसरे को बताएंगे तो आप बेटर तरीके से बता पाएंगे और उसके समझने के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। अब रिसीवर जो प्राप्त करता है, जिसको आप मैसेज दे रहे हैं, उसकी जैसे नीड है उसके हिसाब से कम्युनिकेट करें। अब ऐसा नहीं कि उसकी नीड तो है, जैसे मान लो जो रिसीवर है उसकी नीड है कि भाई मेरे को मैनेजमेंट के बारे में पता चलनी चाहिए,
हम उसको मान लो उस टाइम पे अकाउंटेंसी की चीजें बताने लग जाएं, नीड के मुताबिक नहीं रहेगी तो वो ध्यान नहीं देगा। तो जब जैसा रिसीवर का नीड लगे कि उसकी नीड, आप 11th क्लास में पढ़ा रहे हैं आप उस लेवल पे बताइए, आप 12th क्लास में पढ़ा रहे हैं उस लेवल पे बताइए, आप एमकॉम को पढ़ा रहे हैं उस लेवल पे बताइए, बीकॉम को पढ़ा रहे हैं उस लेवल पे बताइए, आप जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं तो उनके लेवल पे जाके बताइए, उनकी नीड के मुताबिक बताइए। उनकी नीड के मुताबिक बात करेंगे तो वो ध्यान देंगे। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, फिर कम्युनिकेट करने से पहले दूसरों को कंसल्ट भी करिए। अगर ऐसे संभव है कि आपके आसपास लोग हैं जिनसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं, जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो उनसे भी सलाह मशवरा कीजिए। आपको सही राय जो लगे उसको अपना उस पर काम कीजिए। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, अपनी भाषा के बारे में हमेशा अवेयर रहिए, सावधान रहिए। हमारी जो भाषा है उसकी वजह से हम लोगों तक अपनी बात को अच्छे से पहुंचा सकते हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा मैसेज है लेकिन भाषा हमारी अच्छी नहीं है, और तो हम दूसरों तक अपनी बात को अच्छे से नहीं पहुंचा पाएंगे। तो लैंग्वेज के बारे में अवेयर रहना चाहिए। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स, और कन्वे करिए वो चीजें जो हेल्प की हों, जो दूसरों के लिए वैल्यू बने, लिसनर को जिससे फायदा हो वो बात बताइए। लिसनर को फायदा होगा तो सुनेगा, जैसे ये वीडियो में बना रहा हूं तो लिसनर की हेल्प का या वैल्यू का अगर है तो आप सुन रहे हैं। जब किसी को लगेगा मेरी हेल्प का नहीं है तो वो समय सुनना बंद कर देगा। यही बिल्कुल फैक्ट बात है। ठीक वैसे अब ये तो वीडियो है लेकिन आम लाइफ में भी वैसा होता है। हमको अनायास कभी लगेगा कि भी ऐसा छोड़ करके नहीं जा रहा है आदमी, लेकिन लिसनिंग जरूर बंद कर देता है। वो आपकी बात को ध्यान नहीं देगा अगर उसके मतलब की नहीं है तो। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक भी इंश्योर कीजिए। फीडबैक लीजिए, जो आप बात कह रहे हैं वो उसको वैसे ही समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब उसके लिए आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा, फीडबैक पता चल जाता है। वीडियो के माध्यम से, जब आप जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट के माध्यम से आप अपने व्यूज भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आप लोग पहुंचाते हैं व्यूज बहुत सारे, जब आते हैं तो मुझे पता चलता है फीडबैक कि ये टॉपिक और अच्छा हो सकता था, या ये चीज से इसको फायदा पहुंचा तो मैं दोबारा से फिर से और ऐसा काम करूं, ऐसे वीडियोस और बनाऊं। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो प्रेजेंट को भी ध्यान में रखिए और फ्यूचर को भी ध्यान में रखिए। प्रेजेंट में भी उसके लिए लाभदायक हो और ऐसा हो जो फ्यूचर में भी उसके काम आए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को फॉलो अप करिए। आपने कहा, उनका फीडबैक लीजिए, फिर उसके हिसाब से उनको अपना जो अगला मैसेज दीजिए। बी ए गुड लिसनर, और अगली बात है कि अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो अच्छे लिसनर भी बनिए, क्योंकि जब आप गुड लिसनर बनेंगे तो दूसरे की बात को सुनेंगे। जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी बातें ज्यादा प्रभावी हैं, कौन सा तरीका ज्यादा प्रभावी है। उनको आप अपनी बातों में आगे अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं, और अपने जो कम्युनिकेशन है उसको ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए लास्ट में 5 या 6 क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि कम्युनिकेशन में से जो क्वेश्चंस आते हैं काफी आसान टाइप के आते हैं, कुछ प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसमें ग्रेप वाइन मस्ट बी कैटेगराइज्ड अंडर, ज्यादातर एग्जाम्स में कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता है तो 80% तक चांसेस रहते हैं ग्रेप वाइन के ऊपर वो क्वेश्चन आता है, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कैटेगराइज्ड अंडर, ग्रेप वाइन अंगूरी लता संप्रेषण को कैटेगराइज किया जाता है किसके अंतर्गत? स्टाइल ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप निशान लगाएं, इसका सही जवाब होगा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज ए टाइप ऑफ, इसमें पूछ लिया है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस टाइप का कम्युनिकेशन है। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, हॉरिजॉन्टल है, शॉर्ट कम्युनिकेशन है। अब ग्रेप वाइन अंगूरी लता संप्रेषण किस टाइप का कम्युनिकेशन है? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा बैरियर ऐसा है जो फिजिकल बैरियर की श्रेणी में नहीं आता है? फिजिकल बैरियर से रिलेटेड हमने इसमें नहीं पढ़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से ये भी देख लेंगे फिजिकल बैरियर पर कौन कौन से आते हैं। तो कौन सा नहीं आता उसकी पहचान करनी है। जो गिवन ऑप्शन है उनमें से पुअर वोकेबुलरी, क्योंकि ये पुअर वोकेबुलरी जो है ये भाषा संबंधी जो बैरियर्स है उनमें आ जाता है। तो बाकी जो है नॉइज, इम्प्रॉपर टाइम, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब फिजिकल बैरियर्स के केस में शामिल होते हैं, यानी कि फिजिकल बाधाओं में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक असर्शन है, एक रीजन है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। असर्शन है ग्रेप वाइन टेंड्स टू बी मोर एक्टिव ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चेंज
एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी एंड सैगिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। जो अंगूरी लता संप्रेषण होता है ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है इन केसेस में जब समय बदल रहा हो, एक्साइटमेंट ज्यादा हो, एंग्जाइटी हो लोगों में, या इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रही हो। उस टाइम पे अचानक इसका जो रोल है वो बढ़ जाता है। रीजन है एम्प्लॉय यूज दिस कम्युनिकेशन टू फिल इन इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन गैप एंड क्लैरिफाई मैनेजमेंट डिसीजंस। एम्प्लॉय इस कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं उस गैप को फिल करने के लिए जो इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट हो जाता है कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती है तो उस समय जो गैप्स रह जाते हैं सही इंफॉर्मेशन लेने के लिए एम्प्लॉय इसको यूज करते हैं और मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें इनमें से पहचान करनी है कौन सा ऑप्शन सटीक है। तो दरअसल ये जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है, ये दोनों ही करेक्ट हैं और आर सही तरीके से एक्सप्लेन करता है ए को। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज करेक्ट। स्ट्रक्चरल बैरियर जो होते हैं कम्युनिकेशन के उनसे रिलेटेड इनमें से कौन सा सही है। तो स्ट्रक्चरल आपको याद होगा अभी हमने बताया था कि स्ट्रक्चरल मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड बैरियर्स के बारे में बात हो रही है। तो इसमें सही ऑप्शन का निशान लगाना है, फिल्टरिंग इन अटेंशन, क्रेडिबिलिटी, एटीट्यूड, इमोशंस एंड टाइम प्रेशर, स्टेटस एंड स्पेशलाइजेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन स्टेटस। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, द इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। तो ये तो कई बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, इसको कहते हैं ग्रे पॉइंट। तो ये था डिस्कशन हमारा कम्युनिकेशन के बारे में। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक इंफॉर्मेशन वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।